अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी? ठीक हैं? एज़ यूजुअल शाहीन मैडम फिर छुट्टी कर गई हैं, छुट्टियों पे छुट्टियाँ, छुट्टियों पे छुट्टियाँ। अब मैं कुछ कह तो नहीं सकता, तो क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो फिर वो कहते हैं कि ऑफ़िस का माहौल ख़राब हो रहा है और यू नो ज़ुल्म हो रहा है। तो बस वो हर हफ़्ते में उनकी 2 छुट्टियाँ पक्की हो जाती हैं। कभी-कभी पूरा-पूरा मंथ भी ठीक आती हैं और कभी-कभी छुट्टियों में छुट्टियाँ होती हैं। एनीवे मैं आज बताने लगा हूँ आप लोगों को रिगार्डिंग यूके वीज़ा। उसका प्रोसेस थोड़ा-सा मुझे कोई 1-2 फ्रेंड्स कह रहे थे कि यार वो प्रोसेस तो हमें ज़रा डिटेल में बता दो। तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ और वो वीडियो ही उनसे शेयर कर दूँगा और आप भी अगर किसी को प्रोसेस बताना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी उसमें, कि आपको मैं बेसिक्स उसके सारे जो है वो आपको बता दूँगा कि कैसे उसके बेसिक्स आपको लेके चलने हैं और कैसे आपने उसको करना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि देयर इज़ अ मिथ कि जी एज लिमिट होती है। 50 साल से ऊपर बंदा हो तो वीज़ा लग जाता है और 50 साल से कम उम्र बंदा हो तो वीज़ा नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं। आपकी प्रोफाइलिंग अच्छी है, आपने अच्छी फाइलिंग की हुई है तो आपका वीज़ा लगेगा और अगर आपका प्रोफाइलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप 60 साल के भी होंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आफ्टर कनाडा यूके जो है वो मोस्ट रिजेक्टेड वीज़ाज़ जो जो करते हैं वो यूके करता है। क्योंकि ये बात हमें पहले समझ लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होते हैं आफ्टर कनाडा। सबसे ज़्यादा कनाडा रिजेक्ट करता है और उसके बाद जो है वो यूके जो है वो रिजेक्ट करता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए होती है किसी भी वीज़ा को फाइलिंग के लिए आपको देखना है कि आपके मैंडेटरी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। आप यूके वीज़ा फॉर्म खोलेंगे, ऑनलाइन आप गूगल करेंगे वो खुल जाएगा, उसमें एक चेक लिस्ट होगी। उसमें आपने वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होंगे। उसमें बैंक स्टेटमेंट होगी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफ़िकेट होगा, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होगा, ठीक है? फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ आएँगी, यानी कि गाड़ियाँ वगैरह और अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो भी आ जाएगी उसमें, घर है, कोई ज़मीन है, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी फ़र्ज़ों की इंग्लिश ट्रांसलेशन लगेगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट का एक पोर्शन भी होता है, उसमें आपका कोई जॉब है तो जॉब का सपोर्ट लेटर लग जाएगा, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट जो हैं वो लग जाएँगे, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आ जाएँगी, आप टैक्स पेयर हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। किसी भी इस तरह की कंट्री के अंदर जाने के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप टैक्स पेयर हैं, आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लोग अज़्यूम कर लेते हैं चीज़ों को कि जी मेरी इतनी इनकम मेरे डॉक्यूमेंट से शो हो रही है और बस। भाई आपकी जो फाइलिंग है, आपकी जो फाइल है वो खुद बोलनी चाहिए। उसको आपकी फाइल में से चीज़ें ढूँढने के लिए उसको खोलना, ढूँढना ना पड़े। उसको उसके सामने फाइल में चीज़ें हों, ऐसी प्रेज़ेंटेबल फाइल हो कि वो जो चीज़ निकालनी हो उसके सामने आ जाए। एक्सक्यूज़ मी। जो भी चीज़ उन्हें निकालनी है उसके सामने आ जाए, उससे कोई मसला ही ना हो। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूके के वीज़ा के अंदर होती है वो कवर लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आपका कवर लेटर अगर कमाल है, तो आपका बाकी वीज़ा तो मसला ही कोई नहीं है लगना। क्योंकि उसमें वजह ये होती है कि किसी भी वीज़ा ऑफ़िसर के पास अप्रॉक्सिमेटली 7 से 8 मिनट होते हैं एक फ़ाइल को जज करने के लिए। तब वो आपके हर डॉक्यूमेंट को देखेगा, जज करेगा, वेरीफ़ाई नहीं करेगा वो, उसकी वेरासिटी वो कन्फर्म नहीं करेगा। इनफैक्ट वो कवर लेटर पढ़ेगा, उसका एक माइंड मेकअप होगा और वो उसी पे उसका माइंड बन जाएगा कि मैंने इसको वीज़ा देना है या मैंने इसको वीज़ा नहीं देना। आपके कवर लेटर में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए इसमें, जब भी आप कवर लेटर ड्राफ्ट करें। सबसे पहली बात आपके लिए ज़रूरी है कि उस कवर लेटर के अंदर आपका एनुअल इनकम जो है वो शो हो और उसका सोर्स ऑफ इनकम शो हो, कि मेरी इनकम इधर से आ रही है और इधर से सारा पैसा आ रहा है मेरे पास, मैं इधर से अपना सर्वाइवल कर रहा हूँ। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये नहीं करना जी कि मैं लाख रुपया तनख्वाह लेता हूँ, ठीक है? और पाकिस्तान में महँगाई के जो हालात हैं, उसके बाद आप कहें जी लाख रुपया तनख्वाह लेता हूँ, 20,000 रुपये मेरा खर्चा है, 80,000 रुपये मैं बचा रहा हूँ। मतलब मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ रियलिटी के करीब होनी चाहिए, ना कि वो रियलिटी से दूर हो। आपको चीज़ों को जब वो पढ़े, जब वो देखे तो उसको समझ आए कि हाँ यार, ये चीज़ें रियलिस्टिक बात कर रहा है। ठीक है? ये बात हवाई बात नहीं कर रहा। एक नंबर 2 आपका कवर लेटर में फ़ोकस होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज़ हैं आपके पाकिस्तान के अंदर।
आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपका काम चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर उनको ये यकीन हो जाए कि आपने पाकिस्तान वापस आना है और आप वहां पे ओवरस्टे नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ 90 टू 95% आपका वीजा लग गया। ये ये बहुत बड़ी गेम जो है वो डिपेंड करती है कवर लेटर के ऊपर कि कवर लेटर आप कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उसको किस तरह के वर्ड्स में लिखते हैं। कवर लेटर के लिए कोई लिमिट नहीं है कि जी आपने 2 पैराग्राफ का कवर लेटर लेना है, कवर लेटर आप 4 पेजेस का भी लिख सकते हैं। कवर लेटर में कोई पाबंदी नहीं है, आपने उसको बताना है, बट डोंट ड्रैग इट फॉर नथिंग। मतलब उसको बिला वजह बात को आपने लंबा नहीं करना, बिला वजह चीज़ों को नहीं बताना, और उससे आपने अपनी देखिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपने उसको अपनी ईयरली इनकम बतानी है। आपने ये नहीं बताना पर मंथ मैं कमाता हूँ या जो भी सीन है, क्योंकि वहाँ पे सीन ही ईयरली इनकम का है, पर एनम इनकम का है। अब वो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपकी इनकम वो कैलकुलेट करे, फिर वो हिसाब लगाए, आपकी चीज़ों का हिसाब लगाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप कहते हैं जी मेरी लाख रुपए तनख्वाह है, आप गाड़ियाँ 2 शो कर दी हैं, ठीक है, और घर शो कर दिया है। अब वो देखेगा, हिसाब लगाएगा, ग्राफ एस्टिमेट लगाएगा, क्योंकि उनके सामने रोज़ाना 200 से 300 फाइल होके जाती है। वो अंदाज़ा लगाएगा कि यार ये इसकी गाड़ी भी है, उसका पेट्रोल का खर्चा भी है, सब कुछ है, वो इसके पास बचता क्या होगा, और ये यूके किस बेस पे जा रहा है। आपकी जो बेस है जिसके ऊपर आपको अपना केस बनाना है, एक्चुअली ये केस ही होता है कि लॉयर की तरह आपको अच्छी तरह केस बनाना है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको किस बेस पे जाना है, क्या करना है, और आपको वापस आना है पाकिस्तान में। आपकी सोशल टाइज पाकिस्तान के अंदर इतनी, आपकी फैमिली टाइज इतनी स्ट्रांग है, यू हैव टू कम बैक। आपको वहां नहीं रहना, आप वहां किसी सूरत भी नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ईयरली इनकम आपकी जो है वो बहुत जरूरी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है। आई एम बीइंग अ टैक्स लॉयर, मुझे चीजों का इस चीज में बहुत ज्यादा आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स में आपकी जो रिटर्न फाइल होती हैं उनमें एक पोर्शन होता है कैश इन हैंड का, या एक होता है प्रीशियस आइटम्स का। ठीक है, वो ऐसी चीजें हैं कि जो आप की अगर रिटर्न में शो हुई है, लाइक आपने अपने कैश इन हैंड इनकम में 30 लाख 40 लाख शो किया हुआ है एक साल के अंदर, और या आपने प्रीशियस आइटम में 50 तोले गोल्ड शो किया हुआ है, तो वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकती है कि भाई इसे इस तरह से किया गया। या फिर उसके बाद ये है कि अगर आपने मजीद इसमें मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, मजीद आपको चाहिए कि मैं आपको गाइड करूँ यूके के लिए, तो मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप दिए गए नंबर के ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं बैठ के। क्योंकि देखिए हर बंदे का, हर पर्सन का जो केस होता है वो डिफरेंट होता है। किसी का केस बहुत इजी होता है, किसी केस में हमें चीज़ों को थोड़ा सा बनाना पड़ता है। यहाँ मैं कोई फॉर्ज फेक चीज़ें नहीं लगाता, और ना मैं काम करता हूँ। ये मेरी पहले से डिस्क्लेमर है कि मैं इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी नहीं आपके आऊँगा, और बिल्कुल भी इनके अंदर चीज़ों को नहीं करूँगा। और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने लिख के रखी हुई थी, मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा आपको मैं देख के मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि वो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन होती है ना, जब वीज़ा आपको ईमेल आती है, वीज़ा लगने की या ना लगने की, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस पे अगर उन्होंने कह दिया कि योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन इशूड, तो फिर 99% आपका वीज़ा लग गया है। ठीक है? अगर उन्होंने कह दिया जी आपकी योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कंक्लूडेड, या कोई इस तरह का वर्ड और यूज़ कर दिया, तो फिर आपका 99% रिजेक्शन है। ये छोटी-छोटी टैक्टिक्स हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? और आपको वो चीज़ें बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है, इन चीज़ों को बिल्कुल साथ रखना है। किसी भी एजेंट के पास ना जाएँ, काइंडली 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 उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें। एजेंट का मतलब ये नहीं है क्वालिफ़ाइड, क्वालिफ़ाइड बंदा है, तो एजेंट भी है तो फाइन, इट्स फाइन, लेकिन उसका क्वालिफ़ाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसका पढ़ा-लिखा होना, अपनी इस फ़ील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ना करें, आपके लिए नुकसान होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी जो प्रोफ़ाइल है, वो भी खराब होगी। सेकंडली, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते नहीं इसकी अपील होती है, इसका क्या सीन है? उसमें हमारे पास 2 तरह की सूरतें होती हैं। एक अपील का प्रोसेस है, मैं इंग्लैंड में अभी भी पेरेंटली तो अपील नहीं है, दिस इज़ नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर, लेकिन उसका एक जुगाड़ है, वो बंदा करता है, लेकिन वो बहुत लंबा काम है। वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इन अ मीटिंग कि किस-किस तरह उसका जुगाड़ है। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपका वीज़ा की कोई ऐसी बेस है, वो तो वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर देखा जाएगा। अगर कोई ऐसी बेस है जिसे हम थोड़ा-सा करेक्ट करके
वीज़ा रिअप्लाई कर सकते हैं, तो हमें डेफ़िनेटली उसके लिए जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आई हैव टू ऑब्ज़र्व द फाइल कि जो आपने फाइल अप्लाई की है, जो आपने उसमें चीज़ें इंक्लूड की हैं, वो किस तरह से इंक्लूड की हैं और किस तरह से उसको बनाया गया है। उस फाइल के बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है, ये रीअप्लाई भी हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस तरह वो यूएस के वीज़ा के अंदर कि आपके सर्कमस्टेंसेस हालात चेंज हो, तो फिर ही आप करेंगे, अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल आप के लिए बेहतर ये है कि किसी भी प्रोफ़ेशनल से इट्स नॉट अबाउट मी किसी भी प्रोफ़ेशनल से जिसकी तालीम हो, जिसका एक्सपीरियंस हो इमिग्रेशन के अंदर काम करने का बाहर बाहर मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, जब बाहर आप काम करते हैं, आपका बहुत लेवल का फ़र्क होता है। तो मैंने जिस तरह यूएस में काम किया हुआ है, मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स हैं, चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आपको कोई बंदा आपको प्रोफ़ेशनल गाइडेंस देता है, गो फॉर इट और उससे गाइडेंस लें और चीज़ों को प्रॉपर्ली करें, सिर्फ लाइटली ना लें। एक आम एजेंट को दे दिया जी, ये करा दो जी, ये कर दो, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। वो आपकी प्रोफ़ाइल का बड़ा अर्क हो जाता है, आपके पासपोर्ट का बड़ा अर्क हो जाता है, जब उसपे ऑब्जेक्शन लग जाती है वीज़ा फाइल के अंदर। तो ये रिकॉर्ड जो है, ये कनाडा का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का ये शेयर होता है। यूरोप को भी पहले होता था, अब वो यूरोप का उस तरह नहीं होता, तो लेकिन ये शेयर होता है आपस में, आपके रिकॉर्ड की एक्सेस ही फैल जाती है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो, अगर प्रॉपर फाइलिंग के ऊपर रिजेक्ट हुआ ना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर गंदी फाइलिंग के ऊपर या फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है और रिजेक्ट हुआ, तो आपको उसका नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन। बहुत सारी चीज़ें लोग गलतियाँ ऐसी करते हैं जो सही नहीं हो सकती। लोगों के ऊपर 10-10 साल के बैन लग जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये बात लंबी हो जाएगी इस तरह। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसको देखें, चीज़ों को आपको मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी इंग्लैंड के वीज़े को लेके। तो इसको हम मज़ीद आपको मैं एलाबोरेट कर सकता हूँ जब व्हेनेवर यू वांट टू मीट मी, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, हम मिल सकते हैं। आपको किसी और से मिलना है, किसी से भी मिलें, इट्स नॉट अबाउट मी, अगेन दोबारा कह रहा हूँ, किसी को भी मिलें, लेकिन भाई प्रोफ़ेशनल काम करें, प्रोफ़ेशनल बंदे से मिलें, उससे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। जो एजेंट हज़रात बैठे हुए हैं, वो आपको आपका बेड़ा गर्क ही करेंगे, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है इसमें। चलिए जी, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे।